हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं महेंद्र ओम क्लासेस लालगंज से आप देख रहे हैं सफलता सीरीज़ का यह वीडियो। दोस्तों, वीडियो के नीचे वीडियो का क्रमांक डाल दिया जाएगा जिससे आपको देखने में ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र के विषय में हम लोग समझते हैं। अर्थशास्त्र जैसे इसका नाम है, अर्थ यानी धन, शास्त्र यानी एक विषय। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे अर्थशास्त्री ने इसको सिर्फ धन से ही ना जोड़ करके बहुत अन्य चीज़ों से जोड़ा हुआ है, तो उनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो जैसे इसमें एक नाम आता है चाणक्य का। तीनों ने एक रचना किया है, रचना है इनकी अर्थशास्त्र। एक पुस्तक है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और यह एक राजनीतिक पुस्तक है। खास करके यहाँ मौर्यकालीन समाज का वर्णन इसमें दर्शाया गया है। और यही चाणक्य जो थे घनानंद के दरबार में रहते थे और घनानंद द्वारा इन्हें अपमानित किए जाने पर ये बाहर आ गए, ये इन्हें निकाल दिया गया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक सम्राट को एक प्रशासक के रूप में तैयार किया और घनानंद को पराजित करके एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। तो इनका नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त और साथ में आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके पिता का नाम चड़क था इसलिए इनका नाम चाणक्य हुआ। और ये अर्थनीति और कूटनीति और राजनीति में माहिर थे, यानी कुटिल थे, इसलिए इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना गया। तो इन्हें आप जानते हैं भारत का मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। किसे कौटिल्य को कहा जाना जाता है क्योंकि यूरोप में निकोलो मैकियावेली ने भी एक अर्थशास्त्र जो कि राजनीतिक से संबंधित थी पुस्तक लिखी जिसका नाम था द प्रिंस। इनकी विचारधाराएं एक दूसरे से मिलती जुलती थी, इसलिए भारत का मैकियावेली जो कहा गया वह कौटिल्य को कहा गया। जबकि अर्थशास्त्र जो एक विषय के रूप में है, तो अर्थशास्त्र जो के जनक जो कहे जाते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखा है द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र की संपदा। अन्य अर्थशास्त्री भी हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को अपनी अपनी पुस्तक में विभिन्न माध्यमों से बताने की कोशिश की है। जैसे कि प्रोफेसर रॉबिन्स हैं, इनकी पुस्तक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस 1932। तो इसमें भी अर्थशास्त्र को बताया गया है और एडम स्मिथ ने भी बताया अर्थशास्त्र को। और हमारे भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने एक कल्याणकारी सिद्धांत दिया अर्थशास्त्र के लिए, क्योंकि किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ रह सकती है, इन्होंने एक कल्याणकारी सिद्धांत दिया, उसमें बताया है। और इसी सिद्धांत के लिए 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और यह एशिया के पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, और ये भारत के पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पाया। तो एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्ता भ्रमित नहीं होइएगा, वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं था। तो पहले नोबेल प्राप्तकर्ता एशिया के या भारत के कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगर पूछ लिया जाए पहले अर्थशास्त्री कौन, एशिया के या भारत के, तो अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में दिया गया। अमर्त्य सेन को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा गया। नोबेल पुरस्कार जो था भारत का सर्वोच्च नहीं, विश्व का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था। तो इस कड़ी में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने चलेंगे। और दोस्तों, देखा जाए तो
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया रैगनर फ्रेस और जॉन टिनबर्गर को 1969 में, जबकि अर्थशास्त्र को नोबेल प्राइज़ के क्षेत्र में 1968 में शामिल किया गया और 1969 में 2 लोगों को दिया गया, रैगन फ्रिस और जॉन टिनबर्गर को मिला। इसके पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। तो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? आपको पता है, ये हैं एडम स्मिथ। बाकी सभी के विषय में जिक्र कर ही लिया गया है। तो क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या? इसका आंसर क्या होगा? सरकारी व निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। तो सरकारी व निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व का तात्पर्य क्या है? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद और पूंजीवाद की जब हिस्सेदारी बराबरी का हो तो वह अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। कहने का तात्पर्य कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश में समाजवाद अर्थात सरकार का और पूंजीवाद अर्थात उद्योगपतियों का यानी कंपनियों का जो निजी क्षेत्र हैं उनका बराबर का सहअस्तित्व होता है। और ऐसा अपने भारत में देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में व्यवस्था कैसी है? अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सरकारी का तात्पर्य है यहाँ पे सार्वजनिकरण से है, किससे है? और इसी को समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। जबकि निजी का तात्पर्य यानी प्राइवेटाइजेशन का तात्पर्य है यानी पूंजीवाद से है। पूंजीवाद में अगर देखा जाए तो मुक्त बाजार होता है, मतलब सरकार का कंपनियों पर कोई दबाव नहीं होता है, फ्री वह व्यापार करती हैं, फ्री प्रोडक्शन करती हैं, ज़्यादा सरकार का उस पर दबाव नहीं होता है। ऐसा जैसे कि हम लोग यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में देखते हैं हम लोग। तो पूंजीवाद में क्या होता है? भ्रष्टाचार थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, महंगाई तो थोड़ा देखने को शुरुआत में मिलती है, लेकिन प्रोडक्शन भी तीव्र होता है, अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ती है किसी देश की, क्योंकि आप जानते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का बहुत ज़्यादा योगदान है। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई भी देश कृषि क्षेत्र से आगे बढ़ता हुआ, अगर उसका जीडीपी में कृषि क्षेत्र में जीडीपी घट रहा है तो यानी उसका औद्योगिक क्षेत्र में जीडीपी बढ़ रहा होगा। और औद्योगिक क्षेत्र में जीडीपी का बढ़ने का तात्पर्य है उस देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। तो वैसे भारत में भी देखा जाए स्वतंत्रता के समय हमारा जो अर्थव्यवस्था में जीडीपी की रैंकिंग थी, अब का लगभग 3 गुना था, लेकिन अब क्या है? लगभग 1/3 रह गया है। इसका मतलब हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि में ना संलग्न होकर के औद्योगिक क्षेत्र में संलग्न हो रहे हैं। इसका तात्पर्य है हम भी पहले की स्थिति में अच्छे पोजीशन पर हैं। और इसी समय हम आपको बता दें, जो एक डाटा आया कि भारत जो है अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पायदान पर है विश्व में रैंकिंग में। पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर जर्मनी है और चौथे पर जापान है, और भारत 5वें नंबर पर है, जिन्होंने ब्रिटेन को पीछे कर दिया। ब्रिटेन 6वें नंबर पर चला गया और भारत 5वें नंबर पर हो गया। भारत की जो इकोनॉमी इस समय है $3 ट्रिलियन है और यह अपना लक्ष्य $5 ट्रिलियन कर लेगा, तो टॉप 3 अर्थव्यवस्था में 2030 तक भारत आ जाएगा। तो समाजवाद में क्या होता है? इसमें प्रोडक्शन में क्या होता है? कमी हो जाती है, क्योंकि चीज़ें सार्वजनिक हो जाती हैं तो कोई काम करने के लिए ठीक से काम नहीं करता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाते हैं। इसके कारण से क्या होती है? अर्थव्यवस्था थोड़ा सा नीचे गिर जाती है। तो हमारे देश में अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन होने जा रही हैं। उसका कारण भी यही है कि सरकार जो है अर्थव्यवस्था में अपना योगदान सही से नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग काम चोरी कर रहे हैं
और धोखाधड़ी कर रहे हैं और प्रोडक्शन में कमी आ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, पहले के रेशियो से लोग यहाँ पर देखा जाए तो काम ठीक से नहीं हो पा रहा है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ देश बढ़ रहा है और जिससे क्या होता है अर्थव्यवस्था में वहाँ अपना जो लक्ष्य है वो हासिल कर लेगा। दोस्तों, इस अर्थव्यवस्था को, पूंजीवाद समाजवाद को हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे और महंगाई को भी बताएंगे कि कैसे महंगाई को रोकी जाए या आरबीआई कैसा प्रयास कर रही है महंगाई को कम करने का या समाप्त करने का, या क्या क्या कारण हो सकते हैं कि महंगाई को रोका जा सकता है और ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व होता है। निजी क्षेत्र में क्या होता है, कंपनियां, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पूंजीवाद में क्या होता है, मुक्त बाजार प्रणाली होती है, मतलब सरकार का कोई दबाव नहीं होता है निजी कंपनियों पर। अगर निजी कंपनियों पर दबाव नहीं होगा तो वो क्या होंगी, प्रोडक्शन करेंगी, अर्थात कंपनियों में क्या होगा, प्रतिस्पर्धाएं होंगी, एक कंपनी या दूसरी कंपनी की तुलना में अच्छे सामान का प्रोडक्शन करेगी और देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे। इसके साथ हम तीसरे वीडियो के साथ पढ़ते हैं, बाकी डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे एक नए वीडियो सेशन के साथ में। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र जो होता है इसका ऑप्शन क्या होगा, आय वितरण। आय वितरण का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, गरीबी मापन, यानी लॉरेंज वक्र के माध्यम से गरीबी मापन किया जाता है, क्योंकि इसमें आय, जनसंख्या और आय के बीच में ग्राफ खींचा जाता है जो कि असमानता और समानता को दर्शाता है। यानी कह सकते हो लॉरेंज वक्र जो है यह आय की असमानता को दर्शाता है, यानी आय के वितरण को दर्शाता है कि किसी, यानी जनसंख्या बढ़ने पर कैसे लोगों के पास एक समान धन नहीं होते हैं, कैसे गरीबी और अमीरी में देखने को मिलती है। तो ये सब लॉरेंज वक्र में दिखाया गया है और इसी के तहत गिनी गुणांक को बताया जाता है। अगर जो लाइन इक्वलिटी है, जो लॉरेंज रेखा है, उसका मान अगर हम जीरो देखते हैं, गिनी गुणांक जीरो देखते हैं, तो यानी देखते हैं पूरे देश में समानता है, यानी सबके पास बराबर बराबर पैसे हैं। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता, ना किसी देश के पास है। लेकिन हाँ, विकसित देशों में देखा जाए तो ऐसे कुछ हालात तक, कुछ हद तक देखने को मिलते हैं, लेकिन समानता बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि हर व्यक्ति के पास समान रूप से धनी हो। असमानता का तात्पर्य है अगर गिनी गुणांक 1 है तो समझ लीजिएगा उस देश में असमानताएँ हैं। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे वीडियो के माध्यम से, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर दो और मुद्रास्फीति है, मुद्रा अपस्फीति भी है। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में जो खींचा गया ग्राफ होता है वो फिलिप्स वक्र कहलाता है। और लेफर वक्र जो होता है, वक्र की दर और राजस्व की प्राप्ति आय के बीच में जो खींचा गया ग्राफ होता है वह लेफर वक्र कहलाता है। और कुजनेट्स वक्र एक जो होता है जो उल्टे यू आकार का होता है, इसमें भी आर्थिक विषमता को देखने को मिलता है। ये जो सारे वक्र हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में और ऑनलाइन वीडियो में एक आमने सामने पढ़ेंगे ताकि देखने में और समझने में भी आसानी से रहे। तो हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर अर्थशास्त्र और धन का विज्ञान है, किसने कहा है? इसको किसने कहा है? एडम स्मिथ ने कहा है। ठीक, प्रोफेसर मार्शल ने मांग और पूर्ति का नियम दिया है। और प्रोफेसर रॉबिन्स जो हैं अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, आपको पता होगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा CSO। किसके द्वारा? CSO के द्वारा की जाती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ये CSO। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय आय को पढ़ते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय जो होती है NNP
सफिक्स एफसी यानी किसी देश की शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होती है उस साधन लागत पर ज्ञात की जाती है। इसको आगे हम प्रश्न में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आरबीआई के विषय में बताना चाहेंगे। आरबीआई का ऐतिहासिक पॉइंट क्या है और आने वाले यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते होंगे बाबा भीमराव अम्बेडकर को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इन्होंने लंदन में पढ़ाई भी की थी, अर्थशास्त्र से एमएससी हैं, डीएससी भी हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में जो संरचना अर्थशास्त्र दिया, इन्होंने ब्रिटेन यानी लंदन विधानसभा में हिल्टन आयोग में के सामने प्रस्तुत किया। तो हिल्टन आयोग जो था इनको संरचना अर्थशास्त्र के जो संरचना दिया था समझा और अच्छा लगा, तो ये भारत में ऐसी व्यवस्था लाने की सोच रखी। तो हिल्टन आयोग की सिफारिश पर भारत में आरबीआई की स्थापना हुई है। हिल्टन आयोग जो है रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से भारत में आया और 1934 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना भारत में की गई और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई। इसका मुख्य कार्यालय कोलकाता ही रहा, लेकिन कार्यालय जो देखे काम होते थे लंदन में भी होते थे, तो मुख्य कार्यालय कोलकाता को बनाया गया। लेकिन 1937 में इसको क्या किया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, मुंबई कर दिया गया। तो इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है आरबीआई का कहाँ है, मुंबई ही है। कहाँ पर इसका मुख्यालय है, मुंबई ही है। और इस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया। तो यह पहले आरबीआई जो था एक संस्था के रूप में थी, निजीकरण के रूप में थी, निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देती थी। इसको क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 जनवरी 1949 को आज़ादी के बाद। तो यहीं से आप जानते हैं कि ये जो आरबीआई का लेखा वर्ष या वित्तीय वर्ष था 1 जनवरी से 31 दिसंबर हुआ करता था, परंतु 1940 में इसका बदल दिया गया। लेखा वर्ष हो गया जून जुलाई। क्या हो गया, जून जुलाई हो गया, 1 जुलाई से 30 जून कर दिया गया। लेकिन अन्य बैंकों का जो लेखा वर्ष था वह 1 अप्रैल से 31 मार्च ही तक था। तो अभी हाल में आरबीआई ने अपना वित्तीय वर्ष संशोधित कर लिया है, बदल लिया है, कि उसको बहुत सारी परेशानियां हुआ करती थी, क्योंकि भारत सरकार का भी जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च ही है और आरबीआई का कितना है, 1 जुलाई से 30 जून है। जबकि अन्य बैंकें जो हैं उनका भी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च ही है। तो लोगों मतलब ये सामंजस्य डाटा रीड करने में, पढ़ने में सुविधा नहीं हुआ करती थी, इसलिए आरबीआई ने भी अपना वित्तीय वर्ष चेंज कर लिया है और यह हो गया है क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च। यानी भारत सरकार का भी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, आरबीआई का भी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, अन्य बैंकों का भी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च हो चुका है। पहले क्या था, 1 जुलाई से 30 जून था और ये मध्य प्रदेश सरकार ने अपना वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर लिया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर जाने कि आरबीआई क्या है, एक संस्था के रूप में पहले थी। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है, क्योंकि जो पहले आरबीआई की स्थापना हुई थी इसमें बड़े बड़े बैंकर थे, ब्रिटिशर थे, वो अपने क्षेत्रों को यानी शहरी क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहे थे, लोन दे रहे थे। जो ग्रामीण क्षेत्र थे उस समय क्या हुआ, विकास नहीं हो पा रहा था तेज़ी से। तो सरकार जो भारत जब आज़ाद हुआ तो सरकार ने क्या किया, इसको सार्वजनिक यानी राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र बना देना, यानी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बना देना। तो हालांकि ये बैंक नहीं, एक संस्था के रूप में है, क्योंकि सब क्वेश्चन एक आता है भारत का सबसे बड़ा बैंक या वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो आप कहते हैं एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ है इसका, मुख्यालय इसका है मुंबई, एसबीआई का भी। तो राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य क्या होता है कि उसमें देश का जो सरकार की होती है वो शेयर जो होती है वो 50% से ज़्यादा हो जाती है। तो ये
पूरे देश में इसकी शाखाएं फैल जाती हैं और पूरे देश में बैंक जो होती हैं लोगों को ऋण देने में सहायता उपलब्ध कराती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में योगदान अधिक होता है। तो आरबीआई आपने देखा यहाँ पर कैसे काम किया। आरबीआई जो है अन्य बैंकों पर नियंत्रण करती है। एसबीआई पर कह सकते हो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है आरबीआई का? एसबीआई ही है। कौन सा है? एसबीआई ही सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। आरबीआई के काम क्या हो सकते हैं, क्या काम होते हैं? ये आर्थिक एवं मौद्रिक नीति अपनाता है। जैसे कि देश में महंगाई बढ़ रही हो तो उस महंगाई को कैसे कम किया जाए, ये आर्थिक और मौद्रिक नीति के अनुसार बताया जाता है। इसने आरबीआई जो होती हैं आरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर और एसएलआर, इन जैसे दरों को अपनाता है, जिससे क्या होता है महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। तो इसको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे कि आरबीआई का जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये क्या है। ये थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं यहाँ पर। रेपो रेट जो है यह आरबीआई द्वारा दिया जाने वाला वह दर है अन्य बैंकों, कमर्शियल बैंकों को जिस पर लोन देती है अन्य बैंकों को, वो रेपो रेट कहलाता है। और जो बैंकों से लोन लेती है आरबीआई, तो जिस दर पर लेती है वह रिवर्स रेपो रेट होता है। और जब कोई बैंक की स्थापना होती है तो उसे कैश रिजर्व करना होता है आरबीआई में। वह जिस दर से वह आरबीआई लेता है उसको सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और जब किसी के पास पैसा ना हो, कैश ना हो और बैंक की स्थापना करनी हो, तो वहाँ पर अपने साख या बॉन्ड जमा करने होते हैं, जिसे एसएलआर के नाम से जाना जाता है। तो ये कई तरीके हैं जिससे महंगाई को रोका जा सकता है, बैंकों की स्थापना की जाती है। तो बैंक आरबीआई जो है सभी बैंकों की जननी है भारत में। भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। किसे? आरबीआई को कहा जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। आरबीआई अधिकतम 10,000 के नोट छाप सकती है। कितने नोट छाप सकती है? 10,000 के नोट छाप सकती है। आरबीआई जो होता है ये मुद्राओं का निर्गमन और प्रचलन बाजार में करती है, या इसका किसका अधिकार है? आरबीआई का ही अधिकार है मुद्रा का निर्गमन और प्रचलन करना। तो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उन पर आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका हस्ताक्षर 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी नोटों पर हस्ताक्षर होता है। जबकि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? भारत सरकार का होता है। किसका होता है? भारत सरकार का होता है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। बाकी सभी नोटों पर हस्ताक्षर किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का होता है। इस समय भारत के आरबीआई के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें हैं। कौन से हैं? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें हैं। तो इसके पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे। कौन थे? उर्जित पटेल थे। तो 24वें नंबर के थे दोस्तों। तो आरबीआई से संबंधित हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ा। इसको आप विशेष ज़रूर पढ़ लीजिएगा और पेन और कॉपी हो तो इसको लिख भी लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट कड़ी में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखा आरबीआई के विषय में स्पेशल तौर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो जब ये आरबीआई की स्थापना हुई तो उसके गवर्नर कौन थे? ब्रिटिशर थे, ओशवार्न स्मिथ थे। कब थे? ओशवार्न स्मिथ थे, पहले गवर्नर थे। लेकिन परंतु कैसे हैं? ब्रिटिशर हैं। अगर भारतीय पूछा जाए तो सीडी देशमुख हैं। सीडी देशमुख जो आगे वित्त मंत्री भी बनते हैं, इनको 1943 में आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था। अब खड़मुखम शेट्टी कौन है? ये पहले वित्त मंत्री हैं स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद। जबकि लियाकत अली जो थे पहले वित्त मंत्री बनाए गए थे। खड़मुखम शेट्टी जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। कौन? खड़मुखम शेट्टी थे, और इन्होंने ही पहला जो किया था बजट पेश किया था। तो ये है भारत में जो
आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है, लेकिन आर्थिक एवं मौद्रिक नीति जो अपनाई जाती है, जारी की जाती है, वो आरबीआई के द्वारा की जाती है। तो कौन से गवर्नर हैं अभी वर्तमान में आरबीआई के? तो आप लोग बताएंगे शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया। किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया राष्ट्रीय आय को। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया। और हम जानते हैं किसी देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पढ़ सकते हो आप। भारत का पायनियर किसे कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह थे, क्योंकि इन्होंने अर्थव्यवस्था को, जब भारत में औद्योगिक नीति आई थी 1991 में और देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई थी, तो इन्होंने एक पॉलिसी दी एलपीजी मॉडल। हालांकि एलपीजी मॉडल दादा भाई नौरोजी ने दिया था, लेकिन इसको शुरुआत करने का श्रेय मनमोहन सिंह को जाता है। इसीलिए भारत का पायनियर या अग्रदूत किसे जाता है? तो मनमोहन सिंह को कहा जाता है। एलपीजी मॉडल दिया किसने था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक का नाम है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी एक पुस्तक है, क्या है, कौन बताएगा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। और एक लेडी है जिसका नाम है ग्रैंड ओल्ड लेडी औड़ा अशरफ अली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो किसकी आवश्यक है? राष्ट्रीय विकास परिषद की। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद का होता है। जानते हैं कोई भी योजना तैयार की जाती है तो जब तक वह राष्ट्रीय विकास परिषद से स्वीकृति नहीं मिल जाती तब वह योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, उनकी मंजूरी होना आवश्यक है और साथ में प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष तो होता ही है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था है, जैसे कि एक नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? कि क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, जिससे लेन देन हम लोग बिना पैसे यानी कैश के कर सकते हैं, वो कौन से हैं? प्लास्टिक मनी कहे जाते हैं। वो ऑप्शन कौन होगा इसका? गा यानी का और खा यानी क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था है। तो दोस्तों हम जानते हैं जिनका अनुच्छेद में वर्णन देखने को नहीं मिलता है वो गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्थाएं कहलाती हैं, जैसे कि नीति आयोग का कहीं पर वर्णन किसी आर्टिकल्स में नहीं दिया गया स्पेशली तौर पे, इसलिए ये संविधानेतर संस्था या गैर संवैधानिक संस्था है। जबकि चुनाव आयोग आप जानते हैं आर्टिकल 334 में दिया गया है और वित्त आयोग जो है ये आर्टिकल 280 में दिया गया है और संघ लोक सेवा आयोग जो है ये 315 से लेकर 323 तक दिया गया है। तो ये सब संविधानेतर संस्थाएं हैं, जबकि नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था नहीं है। तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था ए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? सर एम विश्वेश्वरैया। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे हम लोग, सर एम विश्वेश्वरैया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रोफेसर दांतेवाला जो हैं इन्होंने क्या बताया था? बेरोजगारी को बताया था। तो मनमोहन सिंह को आप जानते हैं भारत का पायनियर कहा जाता है। किया जाता है? भारत का पायनियर या अर्थव्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है, या भारत की अर्थव्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट हम इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं कि मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे जब पीवी नरसिम्हा राव 1991 में प्रधानमंत्री थे। उसी समय भारत में औद्योगिक क्रांति आई थी। क्या आई थी? भारत में नई औद्योगिक क्रांति आई थी।
तो भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी और उस समय मनमोहन सिंह को एलपीजी मॉडल अपनाना पड़ा। जब भी देश में समाजवाद अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे पाती, सुचारू रूप से संचालन उसका नहीं हो पाता, तब निजीकरण करना आवश्यक हो जाता है। और इसी समय वर्तमान में अभी देख रहे हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन देखने को मिल रहा है। प्राइवेटाइजेशन के क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इनको एक अलग वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आरबीआई का लेखा वर्ष इसके पहले जो था वह जून जुलाई था, 1 जुलाई से 30 जून था, लेकिन अब वर्तमान में 1 अप्रैल से 31 मार्च हो चुका है। 2021-22 का अगर वित्तीय वर्ष पूछा जाए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हो चुका है। सभी बैंकों का भी हो चुका है। जबकि इसके पहले 2020-21 में देखे थे तो आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष था वह सिर्फ 9 माह के लिए था, क्योंकि जून जुलाई था, अगला से संशोधित करना था। इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, किस वर्ष का जो लेखा वर्ष जोखा वर्ष यानी वित्तीय वर्ष आरबीआई का 9 माह का था, तो 2020-21 का जो आरबीआई का वित्तीय वर्ष यानी लेखा जोखा वर्ष जो था वह 9 माह का था। अब वर्तमान में क्या हो गया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए यानी पूरे 12 महीने के लिए हो चुका है आरबीआई का लेखा वर्ष यानी वित्तीय वर्ष। और भारत सरकार का भी वित्तीय वर्ष और अन्य बैंकों का वित्तीय वर्ष भी हो चुका है। क्या? 1 अप्रैल से 31 मार्च हो चुका है। जबकि जनवरी से दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर ये मध्य प्रदेश सरकार ने अपना वित्तीय वर्ष जारी किया। तो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा राज्य जो है जिसने अपना वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर किया है, तो वह है कौन? मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट, वैट सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो वैट सबसे पहले लागू हुआ हरियाणा में लागू हुआ। कहाँ हुआ? हरियाणा में लागू हुआ 2003 में। जबकि भारत में वैट जो लागू हुआ 2005 में लागू हुआ और उत्तर प्रदेश में जो वैट लागू हुआ सबसे बाद में यानी 2008 में लागू हुआ। वैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इन वैट के अंतर्गत आने वाले 17 अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर जीएसटी शामिल कर दिया गया। जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स हो गया, यानी वस्तु एवं सेवा कर या वस्तु एवं सेवा कर कह सकते हैं, यानी माल एवं सेवा कर भी देखने को मिलता है। तो जीएसटी भी एक क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी को सबसे पहले स्वीकृत करने वाला यानी पारित करने वाला देश राज्य जो था वो कौन था? आपका असम था। जीएसटी कहाँ पर है, किस मॉडल पर आधारित है? कनाडा मॉडल पर आधारित है। और जीएसटी सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था? तो आप इसको कमेंट करके बताएंगे सबसे पहले जीएसटी को अपनाने वाला विश्व में देश कौन था। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? पंतनगर में। कहाँ हुई? पंतनगर में। तो ध्यान देंगे ये पंतनगर में स्थापना हुई। पंतनगर है कहाँ पर? उत्तराखंड में। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय। तो आप लोग यहाँ पर एक कमेंट करके बताएंगे कि यह कृषि विश्वविद्यालय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, छिपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा क्या होगी? तो छिपी हुई बेरोजगारी दोस्तों हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी को अन्य नामों से हम लोग जानते हैं, जैसे कि प्रच्छन्न हो गई, मौसमी हो गई और अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि उत्पादन जो होता है उत्पादन परिवर्तन में अंतर जो होता है वो शून्य का होता है। एक उदाहरण के तौर पे हम समझाएं कि आज से एक पीढ़ी पहले अगर किसी परिवार में 10 लोग हुआ करते थे और उनके पास 1 बीघा ज़मीन हुआ करती थी और उनके पास जो प्रोडक्शन अधिकतम था वह लगभग 10 कुंटल हुआ करता था, लेकिन आज 2-3 पीढ़ी
बढ़ जाने के बाद उनकी संख्या उनके परिवार में लगभग 50 लोगों की हो चुकी है, फिर भी वहाँ पर उत्पादन में देखा जाए तो 10 कुंटल ही हो रहा है, यानी उत्पादन में परिवर्तन शून्य हो रहा है। इसी को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, अर्थात मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। इसमें किसानों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। यानी यही श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता वही है जो कि उत्पादन परिवर्तन में हमें देखने को मिला, क्या? शून्य। कि एक पीढ़ी के पहले भी इन 10 लोग रहते थे, तब काम कितना होता था, आज बहुत सारे लोग हो गए, तब पर भी उत्पादन में उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता कितनी होती है? शून्य होती है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? छिपी हुई बेरोजगारी में। जबकि शहरों में हमें कौशल के कारण बेरोजगारी देखने को मिलती है, औद्योगिक बेरोजगारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ था? इसका आंसर था श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या है? शून्य होगी। नेक्स्ट, बेरोजगारी को कौन सा वक्र दर्शाता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वक्र भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। तो बेरोजगारी को कौन दर्शाता है? ये फिलिप्स वक्र है। कौन सा है? फिलिप्स वक्र है। जबकि लेफर वक्र जो है कर की दर और कर राजस्व के बीच में खींचा गया जो ग्राफ होता है, जो दर्शाता है ग्राफ, वो लेफर वक्र कहलाता है। और लॉरेंज वक्र में क्या होता है? गरीबी मापन यानी आय की विषमता यानी असमानता को दर्शाने वाला वक्र जो होता है वो लॉरेंज वक्र होता है। दोस्तों इन सभी वक्रों को हम लोग एक ऑनलाइन वीडियो में लाइव क्लास में देखेंगे ताकि आप कमेंट भी कर सकें और आपको समझ में भी आ सके, क्योंकि इसमें वक्र यानी बनाना होता है, कर बनाना होता है, और उसको समझाने के लिए एक वाइट बोर्ड का होना आवश्यक है। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी किसने दिया था? प्रोफेसर दंतावाला ने क्या दिया था? बेरोजगारी को बताया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो सभी लोग को पता होगा भारत में जीएसटी लागू हुआ कब? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जबकि जम्मू कश्मीर में 5 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी कैसा है? एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। 8 नवंबर 2016 को आप एक डेट आप याद रखेंगे, इस सब डेट को भारत में नोटबंदी हुई थी। क्या हुई थी? नोटबंदी हुई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय, सॉरी आप नहीं है दोस्तों, यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसमें निवेश विधि नहीं है, व्यय विधि, क्योंकि व्यय विधि के माध्यम से भी राष्ट्रीय आय का मापन किया जा सकता है। आय विधि, इससे भी मूल्यवर्धित विधि या इसी को उत्पादन विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि, ये 3 विधियां हैं, यानी 3 विधियां होती हैं, व्यय विधि, आय विधि, तीसरी क्या है? मूल्यवर्धित विधि या उत्पाद विधि होता है। निवेश विधि इसमें नहीं होता है। आप जानते हैं किसी देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय पर की जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आय का लेखांकन किसे कहा जाता है? लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साइमन कुजनेट्स को। किसको कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट, सीएसओ की स्थापना दोस्तों देखेंगे, वर्ष क्या है? तो इसका वर्ष है 2 मई, सॉरी दोस्तों इसमें 51 नहीं 1851 है, तो आप लिखेंगे 2 मई 1951। क्या है? 1951 को स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए निर्धारित किया था? तो सबसे पहले 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय निर्धारित किए थे दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ भ्रमित हो जाते हैं लोग, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे पहले? हाँ, इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय। जबकि आर्थिक एवं मौद्रिक नीति को जारी कौन करता है? आरबीआई। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जो होती है, यानी वित्तीय बजट पेश करने से पहले जो सर्वेक्षण किया जाता है उसको कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है।
और जबकि आर्थिक एवं मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? आरबीआई। किस लिए जारी करता है? कि मार्केट में जो मुद्रास्फीति हो उसको कंट्रोल किया जा सके, महंगाई को कम किया जा सके। ये मौद्रिक नीति और आर्थिक नीति जारी करता है कौन? आरबीआई जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है एनएनपी सफिक्स एफसी, सॉरी फैक्टर कॉस्ट है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, किस पर? साधन लागत पर। साधन लागत पर किसी देश की शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होती है वही देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है, और देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित की जाती है। निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर रहा है? तो अप्रत्यक्ष कर का मतलब है दोस्तों यहाँ पर मनोरंजन कर। कौन सा है? मनोरंजन कर क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है, जबकि आयकर, उपहार कर और निगम कर क्या हैं? एक प्रत्यक्ष कर हैं। कैसे प्रत्यक्ष कर हैं दोस्तों? तो इसमें है आपका जी। तो दोस्तों 31 में हम एक बार देखते हैं। इसमें आपका जो था प्रत्यक्ष कर, सॉरी सही था क्वेश्चन को, इसमें प्रत्यक्ष कर कौन सा है आपका? आंसर लगा देंगे ओनली ये ऑप्शन आयकर। बाकी ये सारे कर क्या हैं? अप्रत्यक्ष कर हैं। कैसे कर हैं? अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट देखते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन वर्ष क्या है? 1976। क्या है? 1976। नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यह हुआ 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या होता है? कि बैंक जो हों वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध करा सकें और देश के आर्थिक विकास में सहयोग कर सकें। तो निजीकरण में क्या होता है? जो पूंजीवाद के लोग होते हैं, प्राइवेट जो बैंकें होती हैं, वो बैंकें क्या होती हैं? जहाँ पर शहर होते हैं वो पर बैंक अपने स्थापित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक इनका विकास क्षेत्र का शाखाएं नहीं हो पाती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र पीछे ही रह जाता है। इसलिए सरकार क्या करती है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देती है, अर्थात अपनी हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा उसमें शेयर कर देती है, जिससे बैंक क्या हो जाते हैं? वो आपके क्या हो जाते हैं? सरकारी हो जाते हैं, सार्वजनिक हो जाते हैं, जिससे देश में क्या होती हैं? ऋण देने में उपलब्धता जो होती है तेज़ी से बढ़ जाती है और देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान तेजी से हो जाता है। तो आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण क्या हुआ? 1 जनवरी 1949 को, जबकि एक संस्थान के रूप में है। जबकि सबसे बड़ा बैंक कौन है? आप जानते ही हैं, एसबीआई है। आरबीआई क्या है? केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, और 3 बार अवमूल्यन भी हो चुका है मुद्रा में, आप जानते हैं। आरबीआई क्या है? केंद्रीय बैंक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आपको बता दें कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले जो हुआ वो हुआ कब? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। कौन था उस समय? इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 19 जुलाई 1969 को। लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, पूंजीवाद के लोग थे, वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से विरोध कर रहे थे, क्योंकि राष्ट्रीयकरण हो जाने से बैंकों में जो साझेदारी होती है वो आरबीआई की हो जाती है। और आप जानते हो आरबीआई का तात्पर्य यहाँ पर समझ लें एक बार थोड़ा सा, कि जो भारत सरकार होती है उसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत सरकार करता है। और ये जो डायरेक्टर होते हैं ये आरबीआई के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। जैसे आप जानते हैं आरबीआई के जो ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं सदस्यों की संख्या उनकी 5 होती है, जिसमें एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जैसे इसमें वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और 10 क्या होते हैं? नॉन ऑफिशियल होते हैं और अन्य डायरेक्टर भी होते हैं। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब आप समझ गए होंगे कि सार्वजनिकरण हो जाने से क्या होगा? दूर दराज एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंक की शाखाएं खोली जा सकेंगी और वहाँ पर ऋण उपलब्धता देने में आसानी होगी। तो देश की अर्थव्यवस्था तीव्रता से आगे बढ़ेगी, इसीलिए राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों, दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया?
तो दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में किया गया। उस समय भी इंदिरा गांधी ही क्या थी, प्रधानमंत्री थी, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो कुल मिला के बैंकों की संख्या जो इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है, क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए 2021 के आसपास, 2017 के आसपास देखा जाए तो 19 राष्ट्रीयकृत बैंकें थी, लेकिन इस समय वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकें जो हैं वो 12 राष्ट्रीयकृत बैंकें रह चुकी हैं। बाकी सबको एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया है। मर्ज करने से क्या हुआ, बैंकें ताकतवर हो गई हैं, और जहाँ पर अलग अलग बैंकें, अलग अलग शाखाएँ हुआ करती थी, एक बैंक मिलकर के अच्छे काम करेंगी। और राष्ट्रीयकरण हो जाने से क्या हुआ, लेकिन परंतु देश में शाखाएं बैंकों की 1 लाख से प्लस हैं। ये मत समझिएगा कि बैंक राष्ट्रीयकरण होने से बैंकों की संख्या कम हो गई है, शाखाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और राष्ट्रीयकरण का मतलब है एक दो बैंक जो हैं आपस में मर्ज होकर के ताकतवर हो चुकी हैं। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आप जानते हैं सबसे पहले कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को हुआ। जबकि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इंदिरा गांधी के शासनकाल में, क्योंकि ये बैंक नहीं थी दोस्तों, ये संस्थान के रूप में थी। लेकिन राष्ट्रीयकरण पहली बार इसका हुआ। लेकिन पहली बार बैंकों का कितने बैंकों, 14 बैंकों का पूछा जाए तो आप 19 जुलाई 1969 को ही बताएंगे दोस्तों। बाकी दूसरा जो है 1980 में है, वो 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया है इंदिरा गांधी के शासनकाल में। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि इस समय आरबीआई को आप एक विशेष वीडियो में आप पढ़ लेंगे, लेकर के आएंगे बहुत जल्द ही। तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रीयकरण के समय प्रधानमंत्री कौन था, वित्त मंत्री कौन था, कैसे इस पर दबाव डाला गया कि राष्ट्रीयकरण किया गया, है ना। क्योंकि कोई बैंक जो पूंजीवाद के लोग थे, बैंक थे जो उद्योगपति वाले बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, वो आसानी से राष्ट्रीयकृत नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो अपना शेयर सरकार को नहीं देना चाहते थे। तो दोस्तों दबाव से बनाया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर अब तक भारत में मुद्रा उन्मूलन कितनी बार हो चुका है, तो मुद्रा उन्मूलन कितनी बार हो चुका है, इसका आंसर क्या होगा, 3 बार। कितनी बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्रय शक्ति नहीं होना चाहिए। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, अगर मुद्रास्फीति का तात्पर्य है मुद्रा मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुकी है, यानी नोटों की छपाई मार्केट में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अर्थात मुद्रा की वैल्यू जो है वो कम हो चुकी है। यानी मुद्रा जब मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाती है तो मुद्रा का जो मूल्य होता है वह कम हो जाता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। सपोज दैट देखें कि अगर किसी मार्केट में कोई वस्तु आई है, मतलब 2 3 4 दुकानों पर आई है और ख़रीदने वाले 1000 लोग हों, तो वहाँ पर क्या होगा, उनके रुपयों का मूल्य क्या होगा, कम होगा, और उस वस्तु जो बेच रहे होंगे विक्रेता होंगे, उनके वस्तुओं का मूल्य ज़्यादा होगा। लेकिन अगर सपोज दैट देखा जाए कि अगर वस्तु मार्केट में बहुत ज़्यादा आई हों और लोगों के पास खरीदने के पास पैसे बहुत कम हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, उस वस्तु की कीमत घट जाएगी और मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी। यानी कम पैसे में हम ज़्यादा सामान ले पाएंगे, जबकि इसके पहले हम ज़्यादा पैसे में कम सामान खरीद पाते। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुद्रा की स्फीति में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है। क्या होता है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है। मुद्रा का मूल्य जैसे घटता है वैसे ही देश में महंगाई बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, महंगाई। मुद्रास्फीति की स्थिति होने पर महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ने पर क्या होगा, हमारे देश की मुद्रा क्या होगा, मूल्य कम हो जाएगा। अगर मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आयात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पैसा लगाना होगा। आयात शक्ति क्या होगी, कम हो जाएगी, और निर्यात शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे आवश्यकता पड़ जाएगी कि अपने वस्तुओं का गिरा करके रेट को दूसरे देश को देना, क्योंकि मेरे पास और इसका कोई सहारा नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, क्रय शक्ति। तो क्रय शक्ति क्या भी होगी, कम हो जाएगी। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्रय शक्ति क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मुद्रा के मूल्य कम हो जाएंगे और वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएंगे, तो हमारे पास ज़्यादा पैसा भी होते हुए भी हम सामान को नहीं खरीद सकते हैं। यानी हमारे खरीदने की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बाकी वीडियो में हम मुद्रास्फीति को स्पेशल वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। आप दोस्तों अगर पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक्स एक बेस्ट फैक्ट, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ऑनलाइन वीडियो आप लाइव क्लास में जरूर देखिएगा। इसको विस्तृत से वहाँ पर व्याख्यात्मक रूप से सॉल्व कराया जाएगा और लेक्चर टॉपिक बाय टॉपिक दिए जाएंगे वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो
क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, किसान क्रेडिट कार्ड कब जारी किया गया? तो किसान क्रेडिट कार्ड कब जारी किया गया दोस्तों? इसका आंसर है 1998 में, यानी किसकी फसल से? खरीफ की फसल से। किसकी फसल से? खरीफ की फसल से किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया 1998 में। जबकि मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 1995 मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। दोस्तों योजनाओं के विषय में हम बहुत सारे प्रश्न, इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के आएंगे। आरबीआई की स्थापना का वर्ष क्या है? तो आरबीआई की स्थापना का वर्ष आप लोग बताएंगे। हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई यानी बैंक एक्ट जो 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी, लेकिन ट्रांसफर किया गया 1937 में। कहाँ पर? मुंबई में। तो दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर 39 में बुल एंड बियर। तो बुल और बियर संबंधित किससे हैं? बुल और बियर जो हैं वो शेयर मार्केट से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? शेयर मार्केट से संबंधित हैं। यानी शेयर मार्केट का चढ़ाव कब होता है और उतार कब होता है, शेयर मार्केट का दाम बढ़ता कब है और घटता कब है, उसी प्रकार बताया गया है जैसे बुल और बियर। बुल मतलब भालू, बुल मतलब सांड होता है सर दोस्तों, सॉरी, और बियर मतलब क्या होता है? भालू। जैसे ही होता है कि शेयर मार्केट का दाम बढ़ता जाता है या शेयर मार्केट में वृद्धि होती है, तो बुल यानी सांड की तरफ क्या होता है, उस मतलब जैसे बुल अपना सांड अपना सिर को यानी ऊपर किया रहता है, उसी प्रकार का मतलब है शेयर मार्केट का दाम बढ़ रहा है। बियर का मतलब क्या है? भालू जो होता है अपने सर को हमेशा नीचे किए रहता है, इसका मतलब है शेयर मार्केट में गिरावट आती जा रही है। इसका मतलब बियर का मतलब है, बियर से मतलब है कंपैरिजन किया गया है शेयर मार्केट को कब उतार और चढ़ा गया है, बुल और बियर की से कंपैरिजन करके बताया गया है कि अगर शेयर मार्केट बढ़ रहा है तो उसका कंपैरिजन बुल से किया गया है, और शेयर मार्केट का दाम गिर रहा है तो उसका कंपैरिजन बियर से किया गया है। कुल मिला के कह सकते हो कि बुल और बियर जो है यह शेयर मार्केट से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली औद्योगिक क्रांति कब आई थी? भारत में पहली औद्योगिक क्रांति आई थी दोस्तों 1948 में आई थी। ध्यान दीजिएगा 1991 में नई औद्योगिक क्रांति आर्थिक नीति जब आई तो उस समय पीवी नरसिंह राव हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने एलपीजी मॉडल को अपनाया और भारत को एक गरीब होने से, एक भूखमरे देश होने से बचाया। और कह सकते हो कि मनमोहन सिंह एक महान अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया, भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया, क्योंकि उस समय हमारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा हुआ था। इसलिए भारत में अर्थव्यवस्था का अग्रदूत या पायनियर कहा जाता है किसे? तो मनमोहन सिंह को कहा जाता है। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, भारत में उदारवादी खिड़की व भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके जस्ट पीछे, इसको किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा क्या? मनमोहन सिंह को, क्योंकि इन्होंने एलपीजी मॉडल को अपनाया। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के मतलब निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। किसने? मनमोहन सिंह ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, नई औद्योगिक क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अभी आपको बताया गया पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। किस योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। दोस्तों इसके आगे का प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अन्य प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि सभी के पास ये जल्द से पहुंच जाए और आने वाली किसी भी परीक्षा में एक अच्छे से अच्छे मार्क्स हम लोग लेकर के आएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।